अगवा और रेप का निशाना बनने वाली गैर मुल्की खवातीन का मेडिकल कराया जा चुका है। मजिस्ट्रेट के सामने दोनों गैर मुल्की खवातीन का 164 का बयान रिकॉर्ड हो चुका है और ये दोनों बातें इस केस में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। दोनों खवातीन ने अपने बयानात में तफसील से मुलजिम रज़ा डार से पहली मुलाकात, क्रिप्टो करेंसी के कारोबार, अपनी पाकिस्तान आमद और फिर उसके बाद पेश आने वाले वाक़यात बयान किए हैं। और वाज़े हो रहा है कि कैसे मुलजिम रज़ा डार इस सारी प्लानिंग में मुलव्विस है। ये बयानात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बच्चे, हसास दिल के अफराद या ऐसे किसी भी वाक़े से मुतासरा शख्स प्रोग्राम का ये हिस्सा ना देखें। नीदरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली स्टेफनी एंड्रियाना ने अपने बयान हल्फी में कहा है कि हमें पाकिस्तान में मोहम्मद अहमद रज़ा डार नामी शख्स ने दावत देकर बुलाया था। अक्टूबर 2025 में सिंगापुर में मुलाकात के बाद से वो हमारा कारोबारी शराकतदार था। रज़ा डार का दावा था कि वो वज़ीर अली डार का बेटा है। हम उसकी दावत पर पाकिस्तान आए थे और उसी ने हमारे वीज़ों का इंतज़ाम किया था। इस दौरे का मकसद मेरी कंपनी के लिए नए सरमायाकारों से मुलाकात करना था। हम 26 जून को पाकिस्तान पहुँचे और रज़ा डार हमें अपनी गाड़ी में एयरपोर्ट से लेने आया। उसकी गाड़ी सफ़ेद रंग की थी और उस पर पंजाब की नंबर प्लेट लगी हुई थी। 26 जून से 29 जून तक हम इस्लामाबाद के मेरियट होटल में मुकीम रहे। होटल का खर्च मैंने खुद अदा किया। 26 जून को हम शाम तक आराम करते रहे। रात 9 बजे रज़ा डार हमें होटल से ले गया ताकि हम उसकी सालगिरह की तकरीब में शिरकत करें जो इस्लामाबाद के हमजा प्लाजा में वाक़ एक पाकिस्तानी खानों के रेस्टोरेंट में मुनक़िद हुई। रात के खाने के बाद हमने उसकी गाड़ी में चीज़ केक खाया। उसके बाद वो हमें वापस होटल छोड़ गया और सब कुछ मामूल के मुताबिक था। अगले दिन यानी 27 जून को रज़ा डार हमें अपनी गाड़ी में नथिया गली ले गया। हमने पहाड़ों में अल्पाइन रिजॉर्ट नामी जगह पर दोपहर का खाना खाया, फिर वापस होटल आ गए। 28 जून को रज़ा डार हमें सरमायाकारों से मुलाकात के लिए ले गया। मुझे उनके नाम याद नहीं, अलबत्ता मुझे ये याद है कि उनमें से एक शख्स स्टारलिंक कंपनी को पाकिस्तान लाने पर काम कर रहा था। ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। इस दौरान मैंने अपनी कंपनी और उसकी हिकमत अमली पर एक प्रेजेंटेशन दी। मुलाकात टाउन हाउस नामी इमारत में हुई, लेकिन हम उसमें पिछले दरवाजे से दाखिल हुए थे। मुलाकात के बाद रज़ा डार हमें एक शॉपिंग मॉल ले गया जहां हमने रिवायती पाकिस्तानी लिबास ख़रीदा। इसके बाद हम रेस्टोरेंट गए जहां हमने रात का खाना खाया और वहां के मंजर से लुत्फ़अंदोज़ हुए। फिर हम वापस होटल आ गए। जहां भी मैं लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रही हूं उससे मेरी मुराद मैं और एस्टर गैब्रिएला हैं। अगले दिन यानी 29 जून को रज़ा डार शाम 4 बजे हमें होटल से लेने आया और हम गाड़ी के ज़रिए लाहौर रवाना हो गए। हम तकरीबन शाम 7:45 पर लाहौर पहुँचे। हम रज़ा डार के कज़न के घर उसकी आंटी की सालगिरह में शिरकत के लिए जा रहे थे। रात 8:15 पर हम रज़ा डार के कज़न के घर पहुँच गए। मैंने देखा कि घर जदीद तर्ज का था और हाल ही में उसकी तज़ीन और आइश की गई थी। रज़ा अपनी आंटी के लिए एक केक लाया था जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे आंटी शमीम, रज़ा और स्टेफ की तरफ से। हम घर के अंदर गए तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था, ना आंटी ना कज़न। टीवी पर स्पेनिश म्यूज़िक चल रहा था और मेज़ पर ड्रिंक्स रखी हुई थी। तकरीबन 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद 4 आदमी अचानक अंदर आ गए। उनके पास असलहा और रस्सियाँ थीं। उन्होंने जारहाना अंदाज में मेरे हाथ पीछे बांध दिए। वो चीख रहे थे और मुझे और एस्टर को मार रहे थे, जबकि रज़ा डार भी खुद को मुतासरा शख्स जाहिर कर रहा था। चंद मिनट तक तशद्दुद करने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें पैसे चाहिए। पहले उन्होंने $2 लाख मांगे, फिर $7 लाख मांगे, इसके बाद $10 लाख मांगे, फिर $15 लाख मांगे और आखिर में $20 लाख का मुतालबा कर दिया। मैंने कहा कि मेरे पास उन्हें देने के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन उन्होंने इसरार किया कि अगर रकम ना दी गई तो वो मुझे कत्ल कर देंगे और मेरे जिस्म के आज़ा फ़रोख्त कर देंगे। उन्होंने मेरी तमाम चीज़ें ले लीं। वहाँ मौजूद तीनों आदमियों के पास राइफ़ल्स थीं। वो पूरी रात मुझे और एस्टर्ड को मारते रहे। मुझे नीचे वाले बेडरूम में रखा गया जबकि एस्टर्ड को ऊपर वाले बेडरूम में रखा गया। मेरे साथ कमरे में सिर्फ एक आदमी था जिसके पास राइफ़ल थी। वो मुसलसल मेरे जिस्म को हाथ लगाता रहा। रज़ा डार और एक और शख्स जिसे सब लोग बॉस कह रहे थे ड्राइंग रूम में मौजूद थे, जबकि मैं बेडरूम में थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने ख़ानदान को रकम मांगने के लिए वॉइस नोट भेजूं और उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया। सबसे पहले मैंने अपने भाई को वॉइस नोट भेजा, उसके बाद अपने वालिदैन को भेजा। हम पहले से खुफिया कोड तय कर चुके थे कि अगर मैं कभी ख़तरे में हुई तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगी। मैंने वही कोड इस्तेमाल किया जो कार्लेटोस था। मेरे ख़ानदान ने फ़ौरन पुलिस से रब्ता कर लिया क्योंकि वो समझ गए कि मैं ख़तरे में हूँ। इसके बाद मैंने अपने दोस्तों को भी इसी खुफिया कोड के साथ वॉइस नोट भेजे ताकि सबको मालूम हो जाए कि मैं और एस्टर्ड महफूज नहीं हैं। मैं बेडरूम में बैठी थी और राइफ़ल वाला शख्स मुझ पर नज़र रखे हुए था। इसके अलावा 2 और आदमी भी राइफल्स के साथ बार बार कमरे में आते जाते रहे। राइफल बरदार लोग मुझे हमेशा पानी देते रहे और पूछते रहे कि क्या मुझे मज़ीद पानी चाहिए। वो मुझे खाना भी फराहम करते थे। पहले 12 घंटे तक मेरे हाथ
पीछे बंधे रहे। जब मुझे टॉयलेट जाना होता तो वो मुझे इसी हालत में जाना पड़ता था। रात में रज़ा डार और बॉस ने मेरे फ़ोन के ज़रिए $17,000 अपने क्रिप्टो वॉलेट में मुंतकिल कर लिए। 30 जून की सुबह तकरीबन 5 बजे रज़ा डार मेरे कमरे में आया और उसने कहा कि जिन सरमायाकारों से हमारी 28 जून को मुलाकात हुई थी वो मेरी कंपनी में $30 लाख की सरमायाकारी करेंगे। उसने कहा कि 1 जुलाई को लाहौर में मुआहदे पर दस्तखत होने थे, लेकिन उन्होंने एतमाद के इज़हार के तौर पर इसी सुबह $8 लाख रज़ा को भेजने पर रजामंदी जाहिर कर दी थी। रज़ा ने मजीद कहा कि उसने ये रकम बॉस को दे दी है, लेकिन अब भी मुझे $7 लाख का इंतजाम करना होगा और मुझे अपने खानदान और दोस्तों पर मजीद दबाव डालना चाहिए। दिन भर रज़ा मेरे कमरे में आता रहा और कहता रहा कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, वरना वो सबसे पहले एस्टर्ड को कत्ल कर देंगे। राइफल बरदार लोग भी बार बार कमरे में आते और मेरे अंगूठे के निशान से मेरा फ़ोन खोलते और मुझसे मुख्तलिफ पासवर्ड्स मांगते थे। इसी दिन दोपहर के वक्त एक शख्स जो सियाह पाकिस्तानी लिबास पहने हुए था कमरे में आया और उसने ज़बरदस्ती मेरे साथ नाजेबा हरकत की। 30 जून की शाम राइफल वाला शख्स एक टूटे हुए आईने का इंतहाई तेज़ धार टुकड़ा लेकर आया। उसने उसे मेरे जिस्म पर रखा और मुझे धमकी दी कि वो मेरे जिस्म के हिस्से को काट देगा। मैं बार बार चीखती रही कि प्लीज़ ऐसा ना करो। उसने कहा कि अगर वो जिस्म का एक हिस्सा नहीं तो दूसरा हिस्सा काटना शुरू कर देगा और उसने वो तेज़ धार टुकड़ा मेरे नाजुक जगह पर रख दिया। मैं अपनी जान की भीख मांगती रही और तकरीबन 20 मिनट बाद वो रुका। 1 जुलाई को भी यही सिलसिला जारी रहा। उन्होंने मुझे दोबारा मेरी वालदा के लिए उसी तर्ज के वॉइस नोट भेजने पर मजबूर किया और अब वो मुझे मखसूस हिदायत के साथ वालदा को फ़ोन करने की भी इजाज़त देते थे। मुझे उस स्क्रिप्ट से हटकर कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं थी। अगर मैं कोई गलत लफ्ज़ बोलती तो वो मुझे मारते और मेरे ऊपर राइफल रख देते थे। सियाह लिबास पहने हुए राइफल बरदार शख्स ने मुझसे जिनसी ताल्लुक़ कायम करने का मुतालबा किया। मैंने इनकार किया, लेकिन उसने ज़बरदस्ती करना शुरू कर दी। चूँकि मैं बहुत ज़ोर से चीख रही थी, इसलिए उसने पूछा कि क्या मैं वर्जिन हूँ। मैंने हाँ कह दिया, हालांकि यह सच नहीं था। मेरी इस बात के बाद वो शख्स वहीं रुक गया। 1 जुलाई को उन्होंने खाना खाने के लिए मेरे हाथों की रस्सियाँ खोल दी। अब उन्हें मुझ पर पहले से ज़्यादा एतमाद हो गया था कि मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, इसलिए वो मुझे ज़्यादा देर तक कमरे में अकेला छोड़ने लगे। कभी कभी मुझे हाथ खुले होने की हालत में बाथरूम जाने दिया जाता और उन्होंने मुझे कुछ कपड़े तब्दील करने की भी इजाज़त दे दी। दोपहर के वक्त एक मौका ऐसा आया कि जब रज़ा डार और बॉस घर में मौजूद नहीं थे। उन्होंने मुझे बग़ैर बंधे ड्राइंग रूम में चलने फिरने और जिस्म सीधा करने की इजाज़त दे दी। अपनी साथी एस्टर्ड को भी सीढ़ियाँ उतरते हुए मैंने देखा। उस वक्त में एस्टर्ड और 2 राइफल बरदार लोग ड्राइंग रूम और बेडरूम में निस्बतन आज़ादाना तौर पर चल फिर रहे थे। इस दौरान वो हमें कह रहे थे कि शाम तक हमें आज़ाद कर दिया जाएगा, इसलिए हम रज़ा डार के वापस आने का इंतज़ार करते रहे। इसी दौरान एक मौके पर सियाह लिबास वाला शख्स एस्टर्ड को ऊपर ले गया। मैंने उसकी चीखें सुनी, फिर वो दोनों वापस नीचे आ गए। वो लोग अपने ख़ानदान और दोस्तों से वीडियो कॉल भी कर रहे थे, हमें भी वीडियो में दिखाते थे, हंसते थे, ज़्यादातर बातें उर्दू में करते थे। तकरीबन 3 घंटे बाद रज़ा डार वापस आया और उसने कहा कि उसने तमाम रकम बॉस को अदा कर दी है और अब हम जा सकते हैं। उन्होंने हमारा सामान गाड़ी में रख दिया, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक आलात और जेवरात अपने पास रख लिए, क्योंकि राइफल बरदार 2 आदमियों ने यही मुतालबा किया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बॉस और रज़ा डार से इलेक्ट्रॉनिक आलात के बारे में कुछ ना कहूँ, इसके बदले में वो हमें महफूज रखेंगे। वो गाड़ी से बाहर निकल गए, जबकि हमारे सूटकेस और बैग्स रज़ा डार की गाड़ी में रखे हुए थे। रज़ा डार ने कहा कि हमें जल्दी निकलना चाहिए और उसने मेरा फ़ोन मुझे वापस दे दिया। मैंने फ़ौरन अपनी वालदा को फ़ोन किया और उनसे ऐसी जगह के बारे में पूछा जहां हम महफूज रह सकें। मेरी वालदा ने इसरार किया कि हम सीधे एयरपोर्ट जाएं। रज़ा डार कह रहा था कि वो हमें एयरपोर्ट की तरफ ले जा रहा है, लेकिन मैं अपने मोबाइल फ़ोन पर रास्ता देख रही थी। हमें मालूम हो गया कि वो झूठ बोल रहा है। उसने किसी शख्स को फ़ोन किया, उसे जी बॉस कहकर मुखातिब किया और अपनी मौजूदा लोकेशन भी उसे भेज दी। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला रहा था, जबकि हम मुसलसल चीख रहे थे कि जल्दी एयरपोर्ट चलो। मेरी वालदा फ़ोन पर बार बार कह रही थी कि रज़ा डार पर एतमाद ना करना। हम रज़ा डार से दरख्वास्त करते रहे कि गाड़ी रोक दे ताकि हम बाहर निकल सकें, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर हमारी गाड़ी आगे वाली गाड़ी से टकरा गई। रज़ा डार ने मुख्तसर वक्त के लिए गाड़ी रोकी तो मैं और एस्टर्ड फ़ौरन गाड़ी से निकलकर चीखते हुए एक मैकेनिक की दुकान में घुस गए। एस्टर्ड ने हमारे पासपोर्ट उठा लिए, जबकि मैंने मोबाइल फ़ोन्स उठा लिए। मैंने अपने वालिदैन को फ़ोन करके पुलिस बुलाने को कहा। उन्होंने मुझे कई फ़ोन नंबर्स दिए, लेकिन इसी दौरान एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने हमें बचा लिया और पुलिस को इतला दे दी। पुलिस आई और हम पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। हम मुसलसल चीखते हुए उनसे दरख्वास्त कर रहे थे कि हमें फ़ौरन एयरपोर्ट ले जाएं। अपने शदीद सदमे की वजह से हमें पुलिस पर भी एतमाद नहीं था। हालांकि वो अच्छे पुलिस एहलकार थे। उन्होंने हमें पुरसुकून करने की कोशिश की और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एयरपोर्ट के करीब उन्होंने गाड़ी रोकी तो मैं और एस्टर्ड दोबारा गाड़ी से निकल गए। इसी दौरान पुलिस की एक और गाड़ी वहाँ पहुँच गई, जिसमें उनके अफसर भी मौजूद थे। उन्होंने हमें वो शवाहिद दिखाए।
जिनसे मालूम होता था कि वो गुज़िश्ता 2 दिन से हमारे केस पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक खातून पुलिस एहलकार को बुलाया ताकि वो हमें पुरसुकून करे। इसके बाद वो हमें पुलिस स्टेशन ले गए जहां हमारे बयानात कलमबंद किए गए। इसी तरह दूसरी खातून एस्टर गैब्रिएला रॉबिन्सन का हल्फ़े बयान में कहना था कि मेरे साथ भी वही कहानी पेश आई जो स्टेफनी ने बताई, लेकिन घर में क़याम के दौरान मेरा तजर्बा मुख्तलिफ था। पहली रात जब 4 आदमी राइफ़ल्स लेकर आए और हमें बांधकर कमरे में भेज दिया तो शुरू ही से काले लिबास वाला एक आदमी मेरे जिस्म को छू रहा था। उन्होंने मुझे कई बार चेहरे पर मुक्के मारे और जब स्टेफनी को कमरे से बाहर ले जाया गया तो काले लिबास वाले आदमी ने कपड़ों समेत मेरे साथ ज़बरदस्ती नाजेबा हरकत करना शुरू कर दी। फिर रज़ादार आया और पूछा कि कंप्यूटर और पैसा कहाँ है। मैंने कहा कि सब्ज़ बैग में है। फिर वो स्टेफनी को वापस लाए। रज़ादार कंप्यूटर के साथ आया और पैसे और पासवर्ड मांगने लगा। मैंने पूछा क्यों, तो राइफ़ल वाले आदमियों ने मेरे सर पर ज़ोर से मुक्का मारा। फिर उन्होंने मुझे कमरे से निकालकर दूसरी मंजिल के एक कमरे में डाल दिया। वहाँ एक और आदमी था जो राइफ़ल वालों से मुख्तलिफ था और बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकता था। मैंने उससे पूछा कि क्या ये लोग हमें मार देंगे, तो उसने कहा कि ये इस बात पर मुनहसिर है कि अगर हमें पैसे दिए गए तो हम जिंदा रहेंगे, अगर ना दिए गए तो वो हमें मार देंगे। फिर वो आदमी नीचे चला गया और 3 आदमी कमरे में आ गए। एक बड़ी उम्र का आदमी राइफल उठाए हुए था। उसने बाकी 2 को कहा कि मेरे साथ रहें। इस लम्हे काले लिबास वाले ने फिर मेरा जिस्म छूना शुरू कर दिया। पहले कपड़ों के साथ नाजेबा अमल किया, फिर बगैर कपड़ों के ऐसा किया। इसी दौरान दूसरा कम उम्र लड़का कमरे के बाहर इंतजार करता रहा। फिर काले लिबास वाले ने दरवाज़ा खोला और दूसरे को अंदर आने दिया। वो सिर्फ उर्दू बोल रहे थे और उन्होंने कभी अंग्रेज़ी नहीं बोली। वो हंस रहे थे और मुझसे जिनसी ताल्लुक़ का मुतालबा कर रहे थे। मैंने कई बार इनकार किया। फिर काले लिबास वाला आदमी मुझे दूसरी मंजिल के एक और कमरे में ले गया और मुझे थप्पड़ मारा। मैं रोने लगी तो उसने कहा खामोश हो जाओ। उसने मेरे कपड़े उतार दिए, मुझे बिस्तर पर फेंका और कई बार मेरा रेप किया। मैं तकलीफ़ से चीखती रही। इसके बाद वो रुका, मुझे दोबारा कपड़े पहनाए और मुझे उसी कमरे में वापस भेज दिया जहां कम उम्र लड़का मौजूद था। वो कम उम्र लड़का और ये आदमी हंस रहे थे और मुसलसल मुझसे जिनसी ताल्लुक़ का मुतालबा कर रहे थे। काले लिबास वाले ने कम उम्र लड़के से कहा कि मेरा रेप करे, मगर लड़के ने इनकार कर दिया। हम पूरी रात उसी कमरे में रहे। वो आदमी मेरे साथ उसी बिस्तर पर सोए। सुबह काले लिबास वाला आदमी बाहर चला गया और कम उम्र लड़के ने मेरे साथ नाजेबा हरकत की। उस दिन दोपहर के बाद सारे आदमी आईने का एक टुकड़ा लेकर आए, मेरे कपड़े उतार दिए और मुझे धमकी दी कि मेरा जिस्म काट देंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे वालिद मुसलसल पैसे भेज रहे हैं। ये मुझे बार बार दोहराना पड़ा क्योंकि वो अंग्रेज़ी नहीं समझते थे। जब उन्होंने देखा कि मैं रो रही हूँ और तकलीफ़ में हूँ तो उन्होंने धमकी देना बंद कर दी। दूसरी रात बड़ी उम्र के आदमी ने कम उम्र लड़के को पैसे देकर जाने को कहा। फिर मैं ज़्यादातर वक्त काले लिबास वाले आदमी के साथ रही। उस रात उसने मुकम्मल तौर पर ज़बरदस्ती मेरा रेप किया। इसके बाद वो मेरे लिए खाना और पानी लाया और बड़ी उम्र का आदमी और काले लिबास वाला आदमी उर्दू में हंसकर मेरे जिस्म के बारे में बातें कर रहे थे। अगली सुबह बड़ी उम्र का आदमी मुझे दूसरे कमरे में ले गया और मेरे जिस्म को छुरी से काटने की धमकी दी। मैंने फिर दोहराया कि मेरे लोग पहले ही पैसे भेज चुके हैं। मैंने दीवार पर वो रकम लिखी जो उन्होंने भेजी थी, यानी $8 लाख। तब उसने धमकी देना बंद कर दी। मुझे ये भी बताना है कि रज़ादार कभी कभार कमरे में आता और मेरे फ़ोन का पासवर्ड और स्टेफनी के कारोबार की मालूमात मांगता था। उसने मुझे ये भी कहा कि अपने सब कॉन्टैक्ट से $7 लाख मांगूं। उसने जो कुछ लिखवाया वो मैंने मैसेज और वॉइस नोट के ज़रिए तमाम कॉन्टैक्ट्स को भेज दिया। मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरे लिए रज़ादार से जवाब हासिल करना मुश्किल था। वो पैसे मांगता रहा, लेकिन जब मैंने वॉइस नोट भेजे तो उसने बैंक अकाउंट नहीं भेजा। मुझे उससे बैंक अकाउंट भेजने की दरख्वास्त करनी पड़ी। फिर एक मौके पर उसने स्टेफनी की माँ को कॉल की कि पैसे कितने जमा हुए। स्टेफनी की माँ ने कहा कि $1 लाख। वो कमरे से बाहर चला गया। फिर बाकी सब आदमियों ने कमरे को बंद कर दिया। मुझे फिर बरहना कर दिया और छुरी से आज़ा काटने की धमकी देने लगे। फिर उसने मुझे बिस्तर पर डाला, दोबारा छुरी से धमकी दी और राइफल मेरे नाजुक जगह पर रख दी। इसके बाद मैं चीखी और रोई तो उसने कहा कि चीखना बंद करो। फिर वो रुका, मुझे दोबारा कपड़े पहनने दिए, कमरा खोला और बिस्तर पर मेरे साथ ही सो गया। आखिरी दिन ज़्यादातर वक्त मैं कमरे में अकेली रही। दोपहर को काले लिबास वाले आदमी ने मुझे बताया कि मैं नीचे जाकर स्टेफनी से मिल सकती हूँ। मुझे पता चला कि हम 4 लोग उस घर में थे। उन्होंने हमें लिविंग रूम में चलने और अपनी टांगें हिलाने और वर्जिश करने की इजाज़त दी। उस दिन एक मौके पर काले लिबास वाले आदमी ने मुझे दूसरी मंजिल के कमरे में बंद कर दिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती नाजेबा अमल किया। इसके चंद घंटे बाद मैं दोबारा नीचे जा सकी।
मैं और स्टेफनी उन लोगों के साथ लिविंग रूम में बैठ गए और वो लोग बातें कर रहे थे और अपने ख़ानदान को वीडियो कॉल कर रहे थे। उन्होंने वीडियो कॉल पर लोगों को राइफल्स और पूरा लिविंग रूम दिखाया। फिर उनके बॉस ने कॉल की और मुझे ऊपर जाना पड़ा। मैंने बेडरूम से सुना कि एक गाड़ी आई और ये रज़ादार था और काले लिबास वाले आदमी ने मुझे बताया कि मैं घर जा सकती हूँ। मेरे पास सिर्फ एक बैग था। रज़ादार ने हमें बताया कि उसने पूरी रकम अदा कर दी है और हम आज़ाद हैं। रज़ादार हमें घर से बाहर ले गया और गाड़ी चलाते हुए वो कुछ लोगों से उर्दू में बात कर रहा था। स्टेफनी गाड़ी में पीछे थी और मैं आगे थी और रज़ा गाड़ी चला रहा था। मैंने अपने पासपोर्ट उसकी बाएं टांग पर देखे और मैंने वो लेकर अपने कपड़ों में छुपा लिए क्योंकि वो एयरपोर्ट की तरफ गलत रास्ते से जा रहा था। हम उससे लड़ रहे थे और गाड़ी तेज़ चलाने का कह रहे थे। मुझे पता चला कि उसने कुछ लोगों को लाइव लोकेशन भेजी थी। कॉल पर ये लोग उस पर चीख रहे थे और बता रहे थे कि बॉस दूसरी हिदायत दे रहा है। चूँकि वो गाड़ी तेज़ नहीं चला रहा था तो हमने उसे तेज़ चलाने को कहा तो उसने गाड़ी टकरा दी और स्टेफनी और मैं गाड़ी से कूद गए। स्टेफनी गिर गई और हम मदद और पुलिस के लिए चीखने लगे। सब लोग हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए और उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को बुला लिया। फिर हम फिल्टर हाउस नामी मैकेनिक की दुकान में घुस गए और उन्होंने असली पुलिस को बुलाने में हमारी मदद की। पुलिस आ गई लेकिन हम सदमे में थे। हम उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। जब हम घर से बाहर निकले तो स्टेफनी पूरा वक्त अपने वालिदैन के साथ कॉल पर थी और पुलिस की हिदायत वालिदैन के जरिए मिल रही थी। लेकिन हमें यह भी खदशा था कि उसका फ़ोन हैक हो चुका है। आखिरकार हम इस पुलिस के साथ जाने पर राज़ी हो गए क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि वो उनके बॉस हैं। फिर उन्होंने हमें एयरपोर्ट ले जाने का वादा किया लेकिन नहीं ले गए। रास्ते में उन्होंने गाड़ी रोकी और कहा कि गाड़ी में खराबी है, जो सच नहीं था। हम उस गाड़ी से भी कूद गए और एयरपोर्ट की तरफ भागने की कोशिश की लेकिन दूसरी पुलिस की गाड़ी उनके अफसर के साथ आ गई। फिर उन्होंने हमें वो सारी तहकीकात दिखाई जो वो पिछले 2 दिनों से कर रहे थे। फिर एक और पुलिस की गाड़ी खातून पुलिस एहलकार के साथ आ गई। सब ने हमसे बात की और हम महफूज हो गए। मुझे ये भी बताना है कि हमने शुरू में रज़ादार नामी आदमी पर भरोसा किया था क्योंकि हम उससे सिंगापुर में एक क्रिप्टो करेंसी इवेंट में मिले थे। फिर उसने स्टेफनी के साथ कारोबार शुरू कर दिया। फिर वो सिर्फ एक दिन के लिए हमसे मिलने स्पेन गया और मैंने उसके बारे में पूरी तहकीक की क्योंकि वो हमेशा कहता था कि वो हुकूमती वज़ीर अली डार का बेटा है। और मुझे उस वज़ीर के इंस्टाग्राम के फैमिली सेक्शन में रज़ादार की एक तस्वीर भी मिली जिसमें वो अली डार नामी वज़ीर को गले लगाए हुए था और एक और शख्स भी था। उसके पहले व्हाट्सएप नंबर पर भी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के साथ एक तस्वीर थी। ये सारा बयान हल्फी साबित करता है कि किस तरीके से रज़ादार इस सारी वारदात में मुलविस है और ज़रूरत है कि मामला शफाफ तहकीकात के साथ आगे बढ़े। 164 का बयान हो गया है, मेडिकल हो गया है, मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो गए हैं। अब भी शफाफ तरीके से मामला आगे बढ़ना चाहिए।